मॉर्निंग राजस्थान में सबसे पहले अच्छी खबर, आपके काम की खबर। पहले एलईडी बल्ब और अब पंखे, एसी और रेफ्रिजरेटर। सरकार बिजली की खपत कम करने और उपभोक्ताओं को फायदा देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। सरकार कम रेट पर बड़े स्तर पर एनर्जी एफिशिएंट पंखे, एसी और रेफ्रिजरेटर देने की तैयारी कर रही है। इससे बिजली की खपत भी कम होगी, साथ ही बिजली का बिल भी कम आएगा। ₹2,000 का पंखा अगर 950 रुपए में मिले तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे, वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। अगर ऐसे पंखे बिजली के इस्तेमाल को 40% तक कम कर दें तो फिर लग गई लॉटरी। जी हां, जल्द ही सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते रेट पर एनर्जी एफिशिएंट पंखे देगी। इसके लिए बड़े स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी हो चुकी है और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। फिलहाल बाजार में अच्छी क्वालिटी का पंखा करीब 2,000 रुपए का मिलता है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड ने इसकी कीमत करीब 950 रुपए तय की है, जो टैक्स के साथ 1,000 रुपए बैठती है। EESL ने करीब 1.5 लाख पंखों का ऑर्डर भी दे दिया है। क्वालिटी और कम कीमत सुनिश्चित करने के लिए EESL ने कंपनियों को बोली लगाने का मौका भी दिया है। इस प्रक्रिया के जरिए 2 कंपनियों का चुनाव हुआ है, जिसमें उषा का नाम शामिल है। 2 महीने के अंदर इन पंखों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जाएगा। 5 स्टार रेटेड एफिशिएंट फैंस पहला प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें करीब हम 1 लाख फैंस ऑर्डिनरी पावर कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। LED बल्ब कैंपेन की सफलता के बाद सरकार उत्साहित है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं। पंखे के बाद आने वाले दिनों में सरकार एनर्जी एफिशिएंट एसी और रेफ्रिजरेटर भी लॉन्च करेगी। इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार राज्यों से भी संपर्क कर रही है। और अच्छी खबर के बाद आज की सबसे बड़ी खबर, एशिया कप T20 के खिताबी मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत है। आज फाइनल मैच बांग्लादेश के ढाका में खेला जाएगा। भारत बांग्लादेश में अब तक 3 T20 मैच हुए हैं और तीनों भारत ने ही जीते हैं। इस मैच में धोनी लगातार 7 मैच जीतने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सकते हैं। धोनी अब तक लगातार 6 मैच जीत चुके हैं। 2020 में लगातार 8 मैच जीतने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से इंग्लैंड और आयरलैंड के नाम है। राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, जीरा और कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं किसानों ने सरकार से राहत की गुहार भी लगाई है। वहीं अजमेर के केकड़ी में ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों की खेती में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं जो कसर थी वो अंधड़ ने पूरी कर दी। ऐसे में यहां के अन्नदाता को सरकार से मदद की आस है। अन्नदाता पर आसमानी आफत, ओला गिरने से फसलें चौपट। केकड़ी का अन्नदाता इन दिनों आसमानी आफत की मार झेलने को मजबूर है। ओलावृष्टि और बारिश ने यहां के किसानों का सब कुछ उजाड़ दिया है। केकड़ी और सरवार उपखंड में ओला गिरने की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी जीरा, चना, सरसों की फसलें चौपट हो गई हैं। सबसे ज्यादा असर गेहूं की फसल पर पड़ा है। आंधी की वजह गड़ा पड़ा, खेती फसल नष्ट होगी और सरसों, जीरा, तारा मीरा सब बर्बादी खेत हो गया। वहीं बची रही कसर वो अंधड़ ने पूरी कर दी। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मौसम की मार झेलने किसानों को अब सरकार से मदद की उम्मीद बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, केकड़ी। तो किसान एक बार फिर से सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है। आगे बढ़ते हैं। अलवर खाद, बीज और कीटनाशी दवाओं की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स पर बेरोक टोक जहर बेचा जा रहा है। आसानी से मिलते जहर की वजह से खुदकुशी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अलवर में खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर केसेज में सल्फास और कीटनाशक दवा के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है।
हर महीने करीब 5 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 15 फरवरी को एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहरीली चीज खाकर खुदकुशी कर ली। ऐसा ही एक मामला 2 जनवरी को सामने आया। एक विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 5 जनवरी, 15 जनवरी को भी ऐसे मामले सामने आए। बाजार में आसानी से क्यों बिक रहा है जहर? तनावपूर्ण वातावरण में आजकल क्या है कि सभी लोग जी रहे हैं। वातावरण शैली काफ़ी बदल गई है। कई तरह के दिमाग में प्रेशर होते हैं, तनाव होते हैं। वहीं कीटनाशक बेचने वालों की दलील है कि उनके पास लाइसेंस है और वो कैसे तय करें कि खरीदने वाला कीटनाशक का क्या इस्तेमाल करने जा रहा है। कई कीटनाशक तो इतने खतरनाक होते हैं कि अक्सर किसान छिड़काव करते वक्त बेहोश हो जाते हैं। एग्रीकल्चर अफसरों के मुताबिक लाइसेंस वाले डीलर ही कीटनाशक दवाएं बेच सकते हैं। समय समय पर डीलर्स के यहाँ जांच के लिए फ्लाइंग भी की जाती है। जहाँ तक एग्रीकल्चर में काम आने वाले कीटनाशी के दुरुपयोग की बात है तो कुछ लोग बाग ठीक है गुस्से में आके इसको खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत तक हो जाती है। तो इसके लिए भी हमने डीलरों को हमने पाबंद किया हुआ है कि भाई कम उम्र के जो बच्चे हैं और महिलाओं को इनका बेचान नहीं करें। उधर पुलिस का कहना है कि जहरीले पदार्थ खिलाकर किसी की हत्या या आत्महत्या के मामलों की गहराई से जांच होती है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत कार्रवाई की जाती है। चाहे वो जिसमें डेथ हुई हो, जो डेथ अननेचुरल हो, संदेहजनक हो, संदेहास्पद हो, उसमें आवश्यकता अनुसार, नियम अनुसार या तो मर्ग दर्ज करके हमारा अनुसंधान किया जाता है। खुलेआम बिकते जहर पर सख्ती से रोक की जरूरत है। इसके लिए सभी महकमों को लगातार निगरानी रखनी होगी। जुगल किशोर गांधी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया अलवर। और 8 मार्च को राज्य का बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले विधायकों को बजट की बारीकियों से वाकिफ करवाया गया। बजट अध्ययन केंद्र की तरफ से हुई इस चर्चा में विधानसभा उपाध्यक्ष समेत महज 5 विधायक ही पहुंचे, लेकिन इसमें शामिल विधायकों का मानना था कि बजट से पहले ये एक बेहतरीन संवाद था। बजट अध्ययन केंद्र हर बार विधायकों को बजट से रूबरू करवाता है और इस बार भी इसमें कोई ढिलाई नहीं हुई। सरकारी खजाने की सेहत से वाकिफ करवाया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि सरकार बजट में किस तरह आंकड़ों की बाजीगरी दिखाती है। बजट में कर्ज और घाटे को कैसे देखा जाए, पिछले कुछ साल में इसके क्या हालात रहे, इस पर भी बात हुई। विधायकों ने माना कि ऐसी चर्चा बजट से कुछ समय पहले हो तो इसके नतीजों को सरकार के सामने रखा जा सकता है। विधायकों का जो असली काम है वो यही है कि जनता के पैसे के ऊपर ये पैनी नजर रखे, किस तरह से अधिकारी और सरकार जो भी है किस तरह से इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बन रही हैं, उनके ऊपर ही विधायकों का असली काम। विधायक बनी इसलिए कि जनता के पैसे की पाई का हिसाब रख सके। और ये बजट पूर्व अध्ययन, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि राजस्थान के अंदर कई ऐसे आंकड़े होते हैं, यहाँ सरकार के जो आंकड़ों के मायाजाल होते हैं, उनको जिस तरह से ये डेफिनेशन देते हैं या उनको जिस तरह से छांट के बताते हैं, उससे हमारी जानकारी के अंदर वृद्धि होती है और एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं सोचता हूँ कि ये कार्यशाला लगभग 1 महीने पहले हो तो उससे कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि अब जो हम चर्चा करते हैं उस पर केवल हम ये कर सकते हैं कि आय कितनी, वे कितना हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी हमें कुछ मिलेगा, कुछ आ रहा है। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान बजट के बारे में राय लेने पर विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ज्यादा सहमत नहीं दिखे, लेकिन माना कि ऐसी चर्चा से बजट को लेकर समझ बढ़ती है। इस प्रकार का जो वर्कशॉप होता है, इन वर्कशॉप से जो बजट की जटिलताएं हैं, जो बजट का एक कॉम्प्लेक्स नेचर है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो सदस्य हैं या जो इस बजट को पास करते हैं, बजट जिनके हाथों से होकर निकलता है, उनको भी संपूर्ण जानकारी हो कि हम क्या कर रहे हैं। बजट अध्ययन केंद्र से जुड़े निसार अहमद ने अंदेशा जताया कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते राजस्व घट सकता है। सरकार की आय कम होती है तो सरकार, और अगर सरकार के खर्च में कमी नहीं आती है जो सरकार ने सोचा है, तो वो फिर लोन के लिए जाएंगे, और लोन के लिए जाएंगे तो राजकोषीय घाटा बनेगा। तो राजकोषीय घाटा बढ़ भी सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो हमारा ये है जीएसडीपी है, वो उसका आकार क्या होता है। बजट अध्ययन केंद्र की तरफ से ये चर्चा खासतौर पर विधायकों के लिए रखी गई थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2.5% एमएलए ही शरीक हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के पैसे की रखवाली और उसके हिसाब को लेकर हमारे विधायक कितने सजग हैं। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। अगर ये पूरी चर्चा काम की थी तो जाहिर है इसमें ज्यादा से ज्यादा विधायकों को शामिल होना चाहिए था।
साफ जाहिर करता है कि विधायकों का रुझान किस तरफ है। आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे का पिटारा अब खुलेगा तो नवाबी नगरी टोंक के लिए कुछ खास होगा, ये कहना है टोंक के बाशिंदों का। बीसलपुर बांध टोंक जिले की सरजमी पर है, लेकिन यहाँ के लोगों को पेयजल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा की प्यास बुझाने वाला ये बांध अपने ही जिले के लोगों के लिए मृग मरीचिका बन गया है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में टोंक की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कुछ जरूर किया जाएगा। तो हमें सरकार से ये उम्मीदें हैं कि सरदा जो बांध है ये जल्दी से अगर बन जाएगा तो हमारी पानी की समस्या कम हो जाएगी। बजट को इस तरह से बनाना चाहिए कि गृहिणी को ज़्यादा इन सब चीज़ों में तकलीफ नहीं हो और हम लोग अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को, अपने परिवार को बजट के अंदर सब कुछ हेल्दी खिला सके। चिकित्सा क्षेत्र में अभी बहुत संभावना है जो टोंक जिले को इस बजट में नई सौगात के रूप में ये सरकार दे सकती है। जैसे पीपीपी मोड पर अगर पर्टिकुलरली टोंक जिले की बात करें तो यहाँ सिटी स्कैन मशीन लग सकती है। अभी जो नया अस्पताल जो बन गया है जनन अस्पताल, उसका उद्घाटन होने से लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा, स्पेशली गायनी फील्ड के अंदर। टोंक के लोगों को रेल बजट से सालों बाद राहत तो मिली, लेकिन रेल लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण कहीं रोड़ा तो नहीं बन जाएगा, ये सवाल यहाँ के लोगों को भी सता रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफी लंबे समय से कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि पैसा दे तो टोंक को रेल मिल सकती है, और इस बार नीचे से लेके ऊपर तक पूरी एक ही कड़ी है। लोगों ने भाजपा को चुन के भेजा है और ये उम्मीद है कि इस ट्रेन के अंदर जो ये बजट आएगा इसमें टोंक के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई बजट की घोषणा करे ट्रेन के लिए। राजधानी जयपुर के करीब होने के बावजूद यहाँ के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। क्रिकेट हो या कबड्डी या फिर कुश्ती, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं यहाँ से सामने आती हैं, लेकिन सरकारी उपेक्षाओं के चलते वो जल्द ही गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। खिलाड़ियों को भी ये उम्मीद है कि इस बार का खेल बजट युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी ध्यान में रख के बनाया जाएगा और खेलों को विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं जो पहले चल रही है उनको अमल में भी लाया जाएगा और नई योजनाएं उनके लिए लागू होगी। राज्य के बजट से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में बेहतरी और रोजगार के नए मौकों की भी उम्मीद है। पुरुषोत्तम जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, टोंक। तो उम्मीदें लगाए हर कोई बैठा है। टोंक के बाद अब भीलवाड़ा की बात करते हैं। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग और यहाँ के खनिज उद्यमी राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं। इसके बावजूद सरकार का ध्यान भीलवाड़ा पर नहीं है, ऐसा कहना है वहां के व्यापारियों का। देखते हैं रिपोर्ट। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग प्रदेश के राजस्व में अच्छा खासा योगदान करता है। बावजूद इसके यार्न पर सेल टैक्स 0.50% बढ़ाकर इस उद्योग की कमर तोड़ी जा रही है। दूसरी तरफ नए प्रोसेस हाउसों को एनओसी नहीं मिलने से कपड़ा प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजना पड़ रहा है। भीलवाड़ा में हर महीने 1 से 1.5 करोड़ मीटर डेनिम बन रहा है, लेकिन डेनिम प्रोसेसिंग लाइन के लिए एनओसी नहीं दी जा रही है। लिहाजा टेक्सटाइल उद्योग को उम्मीद है कि सीएम राज्य बजट में उनका ध्यान रखेंगी। बजट से कुछ उत्साह का वातावरण पैदा होना चाहिए और बजट फोकस होना चाहिए आम और गरीब व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा आम जन का बजट पेश करती है, कांग्रेस पर्टिकुलर तबके को लाभ पहुंचाने का बजट पेश करती है। तो ये बेसिक अंतर रहेगा क्योंकि हमारी दृष्टि समदृष्टि है। भीलवाड़ा के खनन व्यवसाय भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें बजट में राहत मिलेगी। माइनिंग क्षेत्र में लेबर ओरिएंटेड ज्यादा होने की वजह से लेबर को ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका हेल्थ बीमा कॉमन प्रोग्राम, इसी की प्रॉब्लम्स ये काफी ज्यादा आ रही है। अब देखना यह है कि इस बजट से भीलवाड़ा को कितनी राहत मिल पाती है। दिलशाद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भीलवाड़ा। बहरोड, शाहजहांपुर और घिलोट क्षेत्र इलाके को जोड़कर राज्य सरकार निमराना को बड़े इंडस्ट्री हब के तौर पर विकसित कर रही है। जाहिर है यहां के लोगों की उम्मीदें भी आसमान पर है, लेकिन क्या राज्य के इस बजट में निमराना के सपने जमीन पर लाने की वाकई कवायद होगी? जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता होशियार यादव ने। आने वाले बजट से क्या उम्मीद है, कुछ नया हो? एक तो हाईवे का मेन इश्यू है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। टोल पे खूब टाइम लगता है, पैसा भी देते हैं और हाईवे कंप्लीट नहीं है। उसको प्रायोरिटी पे सरकार को कंप्लीट करना चाहिए। साइड की जगह भी अभी कई जगह टेक ओवर नहीं की है। लोकल कन्वेंस नहीं है कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया में। वर्कर को, स्टाफ को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और नीमराना को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए जिससे कि हमें अलवर और भिवाड़ी के चक्कर नहीं काटने पड़े। अभी तरह तरह की कठिनाइयों से इंडस्ट्री लड़ रहे हैं
उसको सहायता देने के लिए सरकार हमारे इंडस्ट्री के जो बिजली के बिल है उसमें 10% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की सब्सिडी छूट दे, उनको दे जो इंडस्ट्री पिछले 1 साल के एवरेज में 10% की बिजली बचत कर रही है। नॉन टैक्सेबल सैलरी स्लैब है उसको बढ़ाया जाए ताकि टैक्स में हम सभी को बेनिफिट हो, और दूसरा नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी जाए ताकि हर व्यक्ति का सपना जो घर का होता है वो पूर्ण हो सके। बजट से सर उम्मीद यही है कि जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है यहाँ पे निमराना जोन में और कई जगह पे, तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा शिक्षा का भी स्तर ऊंचा होना चाहिए। वसुंधरा का बजट जी राजस्थान न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है। 8 तारीख को बजट पेश होगा। हमने आज भीलवाड़ा, निमराना और टोंक की खबरें आपको दिखाई। ऐसे ही लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि प्रदेश में अलग अलग जिलों के लोगों की क्या उम्मीदें हैं बजट से। अब आज की 5 बड़ी खबरें। भारत बांग्लादेश के बीच आज एशिया कप फाइनल मैच है। महिला जनप्रतिनिधियों की बैठक का दूसरा दिन है। 33% आरक्षण पर प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। इसके अलावा 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ दिल्ली में जूलर्स धरना प्रदर्शन करेंगे और जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग डिस्टेंस रनर पैट फॉर्मर स्पिरिट ऑफ इंडिया रनर कार्यक्रम के तहत पहुंचेंगे। इसके अलावा जयपुर में बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए कार रैली है। एल्बर्ट हॉल से महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा फ्लैग ऑफ करेंगी। जयपुर में कुछ युवाओं ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इन होनहार युवाओं ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो पहले के रिकॉर्ड से 4 गुना ज्यादा है। देखिए इनका रिकॉर्ड। जरा इन गोलों को गौर से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसे 900 गोलों को एक ही तस्वीर में कैद किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा ना। लेकिन जनाब, जयपुर में मेक इन इंडिया टीम के कुछ युवाओं ने ये कारनामा कर दिखाया है। इन युवाओं ने 900 गोलों को एक ही तस्वीर में कैद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लाइट पेंटिंग जो है एक क्रिएटिव आर्ट है और क्रिएटिविटी की कोई एंड नहीं होती है। अब जिस इसका यूज़ है, अभी जैसे विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे यूज़ कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रही है, नाइकी यूज़ कर रही है, रिबॉक यूज़ कर रही है, होंडा अपने एड्स में यूज़ कर रही है। तो ये फोटोग्राफी का एक नया जरिया है जो नया रुख ले रहा है और आने वाले युग में यही यूज़ होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस टीम में डॉक्टर सात्विक शर्मा, अंकुल बंसल, संचित कपूर, शोभित तिवारी और अरुण पंडित शामिल हैं। इन्हीं होनहार युवाओं ने ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो पहले के रिकॉर्ड से 4 गुना ज्यादा है। टीम के सदस्यों के मुताबिक उन्होंने ये रिकॉर्ड पिछले साल जुलाई में बनाया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद टीम के सभी सदस्य काफी खुश हैं। 26 जुलाई को ये भेजा है, 26 जुलाई को अटेम्प्ट करा है और सितंबर के अंदर हम लोगों ने सबमिट करा था हमारी पूरी वीडियो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करके, और 9 फरवरी को उन लोगों की तरफ से अप्रूवेशन आया है कि ये हो गया है और अभी रिसेंटली हम लोग को ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं 2 दिन पहले। कहते हैं कि अगर इरादे नेक हों तो इंसान किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। जयपुर में इन युवाओं ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया है, जिसके बाद हर किसी की जुबान पर अब इन्हीं का नाम है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। अब बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर की हवेलियों के अध्ययन के लिए गुजरात के वडोदरा से छात्रों का एक दल आया है। ये छात्र हवेलियों की वास्तुकला का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं ताकि इनकी ख्याति को सरहद पार तक पहुंचाया जा सके। हवेलियों के शहर बीकानेर को करीब से जानने और समझने के लिए गुजरात के वडोदरा से छात्रों का एक दल पहुंचा है। वडोदरा डिजाइन अकादमी के ये छात्र शहर की हवेलियों का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। छात्रों का इरादा है कि बेमिसाल स्थापत्य कला और चित्रकारी की अनमोल धरोहर इन हवेलियों की शान को सरहद की सीमा से बाहर विदेशों में स्थापित किया जाए। ये सोच रहे हैं कि कैसे सरकार के साथ मिलके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके हम बीकानेर की हेरिटेज को वापस प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसका एक तरह से मैप बने, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए कि कैसे हम, क्योंकि होता क्या है कि हवेलियाँ बहुत लोग उतार भी रहे हैं, रिनोवेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तरीका नहीं कि कैसे ये होना चाहिए। इन छात्रों ने राजस्थान के कई शहरों में ऐतिहासिक इमारतों और हवेलियों का दौरा किया है
लेकिन जो बात बीकानेर की हवेलियों में है वो कहीं और नहीं। वास्तुकला इतनी बेहतरीन है कि इनके झाड़ों से एयर कंडीशन जैसी हवा मिलती है। बीकानेर की जो हवेलियाँ है, जो बीकानेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, तो इसकी जो हवेलियाँ है, इसका जो हेरिटेज है, उसका इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि वो ठीक हालत में नहीं है, पर कुछ हवेलियाँ गिराई जा रही है। तो हम लोग इस हवेलियों का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। बीकानेर की हवेलियों के मुरीद सिर्फ यही छात्र नहीं हैं। इन हवेलियों के कद्रदानों ने पहले भी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड से इनके संरक्षण का इंतजाम किया था। रौनक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बीकानेर। जयपुर की बात एक बार फिर करते हैं। जयपुर के पास एक खेत में नागफनी के पौधों से नाग की आकृति बन गई। इस आकृति को देखने के लिए आस्था का मेला लगना शुरू हो गया। श्रद्धालु इसे काटेश्वर महादेव के रूप में देख रहे हैं। नागफनी का चढ़ावा चढ़ने लगा है और दूर दराज से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। काट करेगा, वाणी को पुत्र देगा, पुत्र को पुत्र देगा, हसत में काट करेगा, या पे करेगा। बोला शंकर भगवान की जय, बोला पार्वती की जय। आस्था का यह मेला जयपुर के पास नरोत्तमपुरा गांव में लगा है, जहां एक नागफनी की आकृति में श्रद्धालु शिव का निवास देख रहे हैं। वीरान खेत में एक ऐसी नागफनी उगाई है जो देखने में फन निकाल कर बैठे नाग की तरह है। गांव वालों की नजर जब इस नागफनी पर पड़ी तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि से ठीक पहले नाग की शक्ल में उगे इस नागफनी को भक्तों ने काटेश्वर महादेव का नाम दिया है। कहते हैं आस्था में बहुत शक्ति होती है, पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और अगर वाकई में आस्था हो तो बंजर जमीन भी हो तो वहां पे आपको भगवान नजर आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही है नरोत्तमपुरा। मैं जयपुर की बात कर रहा हूं, जयपुर की पत्रकार कॉलोनी के पास कुछ ऐसा ही नजारा, तकरीबन 22 तारीख से कुछ यही नजारा देख रहे हैं। जो आकृति आप इस वक्त देख रहे हैं खेतों में, आमतौर पर इसको झाड़ फूक कहा जाता है, झाड़ के तौर पर ये नागफनी उगाती है, लेकिन इसने भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है उस पर जो एक तरीके से नाग देवता होते हैं, शेषनाग जो होते हैं, उनकी आकृति ये ले चुके हैं। जो ढकने का काम, जो शिवलिंग होती है उस पर ढकने का काम करते हैं भगवान नाग देवता, और उसी तरीके से ये आकृति बन चुकी है। नागफनी के दर्शन के लिए अब तो दूर दराज इलाके के लोग भी आने लगे हैं। इस आकृति की आरती होने लगी और चढ़ावा भी चढ़ने लगा है। 22 फरवरी से हो रही है, ये लोग आ रहे हैं। ये खेत आपका ही है? हाँ। कैसे पता चला, कैसे ये आकृति होगी, कैसे? यहाँ दूध देने आते थे, उनको पता चला इसके बारे में, तो वो एक दूसरे को बोले, तो जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और आते गए श्रद्धालु। नागफनी का यह पौधा सूरज गुर्जर की खेत में उगा है। इसकी सुरक्षा के लिए सूरज ने तारबंदी कर दी है। वे बोला एक चीज है, डेरी में साग के देखा तो नजर आया, तो 1 से 2 से 5 10 से बढ़ती बढ़ गए सब। ऐसे सोमवार पुण्य के और 22 तारीख में नजर आया है। इस नागफनी ने न सिर्फ सूरज गुर्जर की किस्मत चमका दी है, बल्कि नरोत्तमपुरा गांव में भी चहल पहल और रौनक बढ़ गई है। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। तो खबर आपने देखी, इसे आस्था कहेंगे या अंधविश्वास आप तय करें, लेकिन महाशिवरात्रि करीब है इसलिए भीड़ वहां पर लग रही है। अब बात पते की। कृषि विभाग ने कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा से चयनित 109 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर पद स्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। कृषि पर्यवेक्षक को 2 साल का प्रोबेशन पूरा करना होगा। प्रमोट किए गए 1466 व्याख्याताओं को पोस्टिंग के लिए 14 मार्च से काउंसलिंग शुरू होगी। 20 मार्च काउंसलिंग चलेगी और काउंसलिंग कैंप की तारीखों में बदलाव किया गया है। और आगे सुरवंदना, लेकिन अभी इस वक्त का व्हाट्सएप मैसेज।